प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारी बातचीत के केंद्र में गोवा है। गोवा जहां पर कांग्रेस को करारा झटका लगा है और उस झटके के आधार पर ही हमारा आज का शीर्षक है कार्यक्रम का, भारत जोड़ो या कांग्रेस छोड़ो। राहुल गांधी के नेतृत्व में 119 यात्री भारत जोड़ने के अभियान पर कन्याकुमारी से निकले हुए हैं। 7 दिन यात्रा को हुए हैं। भारत कितना जुड़ा पता नहीं, पर पार्टी टूट गई। 7 दिन में ही 8 विधायक जो कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे गोवा में, वो अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हो गए हैं। गोवा में 7 महीने पहले हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 11 सीटों पर जीत हासिल की थी। ये 11 सीटों के आधार पर मुख्य प्रतिपक्ष के तौर पर कांग्रेस की भूमिका थी 40 सदस्यीय विधानसभा में, लेकिन वह दर्जा उसका 7 महीने ही बरकरार रह पाया। आज पार्टी की बहुप्रतीक्षित टूट सामने आ गई। नेता प्रतिपक्ष रहे माइकल लोबो, पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत समेत 8 विधायकों ने आज सुबह पहले कांग्रेस को टाटा बाय बाय किया और उसके कुछ मिनट बाद ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। सवाल इस बात का है कि भारत जोड़ो अभियान पर निकलकर राहुल गांधी देश को संदेश देने की कोशिश कर रहे थे, देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि अब बदलाव आने वाला है। लेकिन कांग्रेस में आज की ये फूट क्या उनकी इस यात्रा पर एक करारी चोट है? क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज हासिल की गई यह सफलता देश में राहुल गांधी की यात्रा के संदर्भ में उपजी संभावनाओं पर तुषारपात करने में सफल रही है? लेकिन सवाल साथ में इस बात का भी है कि इस देश में एक लंबी चर्चा के बाद जिस दल बदल विधेयक को अस्तित्व में लाया गया था 1985 में, फिर उसमें संशोधन के साथ में 2003 में नया स्वरूप दिया गया था, वो भावना कहां गई? लोग एक चुनाव चिन्ह पर जीत रहे हैं और कुछ समय बाद ही दूसरे दल का हिस्सा हो जा रहे हैं। जनमत की इस अवहेलना के संदर्भ में क्या कोई बात करने के लिए तैयार है? कोई विचार करने के लिए तैयार है? सवाल इस बात का भी उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का दावा था कि वह इस देश को कांग्रेस मुक्त करना चाहती है, पर कांग्रेस मुक्त की ख्वाहिशमंद भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे जिस तरीके से कांग्रेस युक्त होती जा रही है, इसके संदर्भ में पार्टी का सोचना क्या है? पार्टी के अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए क्या कुछ जगह बच रही है, या आयतित कांग्रेसी नेताओं के लिए कालीन बिछाकर अपने ही कार्यकर्ताओं को वापस दरी बिछाने के लायक पार्टी बना दे रही है? इस पर भी क्या कोई बात किए जाने की जरूरत नहीं है? जानने की जरूरत इस संदर्भ में भी है कि जनमत के संदर्भ में क्या कोई अहमियत रह गई है? जनता कोई भी फैसला ले, लेकिन सरकार उसी की बनेगी जिसके पास देश में हुकूमत है। यह सवाल भी अब राजनीतिक गलियारों में तैर रहा है। तो कई सवाल इसके साथ उठ खड़े हुए हैं। एक 137 साल पुरानी पार्टी का अस्तित्व बचेगा कि नहीं बचेगा? दूसरा, क्या जनमत का कोई सम्मान बचेगा या नहीं बचेगा? और तीसरा, कि लोकतंत्र की जड़ों में मठा डलता रहेगा या कोई खाद पानी देने की भी चिंता करेगा? इन सवालों के उत्तर खोजने की कोशिश आज हम इस कार्यक्रम में करेंगे। भारत जोड़ो के संदर्भ में जितनी चिंता नहीं है, उतनी ही से कहीं ज्यादा चिंता अब कांग्रेस के अस्तित्व को लेकर है। लोग कांग्रेस के टिकट पर जैसे तैसे चुनाव जीत रहे हैं और उसके साथ अपनी निष्ठा को बदल ले रहे हैं। ये खेल कब तक देखने के लिए देश विवश रहेगा, ये सवाल है। इस उसका उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और राजनीति से जुड़े इस अहम मसले पर कुछ गंभीर विमर्श करने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। तकरीबन 100-125 साल पहले स्वामी विवेकानंद के रूप में एक मसीहा इस देश में अवतरित हुआ था। उन्होंने तमाम ज्ञान की बातें कही थी, वो ज्ञान की बातें कही थी जो हमारे लिए प्रेरणास्पद है। उसी में से एक बात उन्होंने ये कही थी जो आज हमने विचार सूत्र के तौर पर ली है कि अचल निष्ठा ही महान कार्यों की जननी है। विवेकानंद जी ने जब ये बात कही थी तब उन्हें शायद आने वाले भविष्य के संदर्भ में कोई अनुमान नहीं था। अब ये कार्य महान है कि नहीं हमें नहीं पता, पर अचल निष्ठा अब कम से कम राजनीति में सफलता का पैमाना नहीं दिख रही है। अब निष्ठा का परिवर्तन ही राजनीति में सफलता की सीढ़ी के तौर पर दिखाई दे रही है। तमाम राजनेता जिन्होंने समय के साथ अपनी निष्ठाओं को परिवर्तित किया है, राजनीति के रंगमंच पर सफलता की नई इबारत लिखते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या विवेकानंद के विचार प्रासंगिक रह गए हैं, ये बात पर भी विचार करने की जरूरत हम महसूस करते हैं। इसे जहन में रखते हैं निष्ठा के संदर्भ में और उसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मेरे साथ में हैं। हमारे साथ में रामविलास शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रामाणिक नेता कार्यकर्ता हैं। 5 दशक से ज्यादा समय भाजपा में बिता चुके हैं। भाजपा के इस बदलाव को, भाजपा की इस उन्नति को, भाजपा के इस चरम को किस नजरिए से रामविलास जी देखते हैं, जानने में हमारी दिलचस्पी है। हमारे साथ प्रताप भानु शर्मा जी हैं, कांग्रेस जब चरम पर थी उस दौर के नेता हैं।
पर कांग्रेस जिस पराभव को प्राप्त कर रही है उसके भी वो प्रत्यक्षदर्शी हैं। मध्य प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद हैं, वह भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ देवेंद्र वर्मा जी हैं, संसदीय मामलों के मर्मज्ञ हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव रहे हैं। कानूनी मसलों के आधार पर दल बदल विधेयक को किस नजरिए से वो देख रहे हैं, इसे जानने में हमारी दिलचस्पी है। और इन सबके बीच में निर्भीक और निष्पक्ष टिप्पणी देने के लिए देश के मूर्धन्य पत्रकारों में शुमार राजकुमार सिंह जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रामविलास शर्मा जी से ही करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कितने मुग्ध हैं आज आप रामविलास जी, कितने उत्साहित हैं? एक खेल 2017 में हुआ था, 2019 में हुआ था, आज फिर खेल हो गया। कितना मन आह्लादित है आपका आज? आपकी टिप्पणी। मैं हिमांशु जी, आपको आर के सिंह जी, मेरे साथ चंडीगढ़ में हमारे दैनिक ट्रिब्यून के बहुत विश्वसनीय पत्रकार भानु प्रताप शर्मा जी, बहुत वरिष्ठ राजनेता देवेंद्र वर्मा जी को प्रणाम करता हूं जी। और हिमांशु जी, आप जैसे ये जो साथी लोग होते हैं उनका इंटरोगेशन भी अजीत डोभाल का एनआईए करता है, उस तरह से आप आदमी के अंदर से क्या निकालना है, क्या उसको कहना है, आज मैं कोई बहुत प्रसन्न नहीं। जी भानु प्रताप जी और हम एक साथ, ये जो कांग्रेस का प्रभाव है, जी, कांग्रेस आदमी को पार्टी में हम लोग 50 साल से काम कर रहे हैं। अभी आपने विवेकानंद जी का अचल निष्ठा की बात आज के विचार में सुनाई जी। 1893 में स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी से और अमेरिका में शिकागो में गए थे जी। खेतड़ी के महाराज ने उनको टिकट करा के दिया, वो वहां उन्होंने नौका चलाने वाले मजदूरों को बांट दिया। फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उनको, जो आदमी भारत जोड़ने की बात करता है वो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू करता है, बीजेपी की नकल कर रहे। राहुल गांधी जी हिंदुस्तान को किताब से पढ़ना चाहते हैं जी। प्रशांत कुमार कभी उनको कह देते हैं, कभी कोरल का पादरी उनको कह देता है। हिंदुस्तान 100-200 साल का देश नहीं है साहब। जो आदमी कन्याकुमारी से श्रीमान लाल एक स्मृति ईरानी ही पर्याप्त थी गलत बयानी के लिए। वो तस्वीरें, वो वीडियो, वो फोटो सब आ गए, आप शायद देख नहीं पाए। आप केवल स्मृति ईरानी से अभिभूत हैं, इसलिए आपने कह दिया कि वो विवेकानंद की शिला पर नहीं गए। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, राहुल गांधी बाकायदा गए, बाकायदा उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेके यात्रा को शुरू किए हैं, इसलिए इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं। आप तो केवल इस पर आओ रामविलास जी, बाकी बातें छोड़ते हैं कि गोवा में चुनाव हुए थे 7 महीने पहले, जनता ने 20 सीटें आपको दी, पर्याप्त नहीं लगती? तसल्ली नहीं है, धैर्य नहीं है? जो कांग्रेस के टिकट पर जीते 8 विधायकों को आज आपने भाजपा का गमछा पहना दिया। राजनीति में शुचिता, राजनीति में सिद्धांत, राजनीति में मर्यादा की पैरवी करने वाली भारतीय जनता पार्टी जनादेश के संदर्भ में इस प्रकार के उदाहरण स्थापित करके क्या साबित करना चाहती है, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। इस पर कुछ रोशनी दीजिए प्रताप भानु जी के पास में जाऊं उससे पहले रामविलास जी। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक यात्रा है जी, इसके चशमदीद गवाह आर के सिंह हैं, आप हैं, देवेंद्र वर्मा हैं, भानु प्रताप जी। एक समय भारत का सर्वोच्च स्थान श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, 1 वोट से सरकार गिरी। मैं उस मीटिंग में था। उसने जैसे किसान कंधे की चद्दर को फेंक देता है, ऐसे पार्लियामेंट में कहा कि मैं प्रजातंत्र को नीलाम नहीं करूंगा।
उसी समय नरसिम्हा राव जी लखूभाई पाठक का केस हिमांशु द्विवेदी को मालूम है, और अटल जी ने कहा था कि मैं खरीद फरोख्त नहीं करूंगा, भारत के प्रजातंत्र को नीलाम नहीं करूंगा। मैं हिमांशु जी आपके निवेदन करना चाहता हूं, ये कोई आलोचना की बात नहीं है। इस समय जो लोग कांग्रेस में हैं, जो लोग राजनीति में रहना चाहते हैं, जो लोग राजनीति में भविष्य में जिंदा रहना चाहते हैं, उनको कांग्रेस का नेतृत्व प्रभावित नहीं कर, उनको भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भविष्य नजर आ रहा है। इसलिए ये सारी बातें, चाहे गोवा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वो दूसरा तीसरा मामला हो, आज हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम में बहुमत की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक जो संगठन की ताकत है, आप गुजरात में देखिए कितने पुराने पुराने लोग पूरा मंत्रिमंडल बदल करके, और अभी गुजरात के चुनाव होने वाले हैं, हिमाचल के चुनाव होने वाले हैं। जो जनादेश है, जो जनता का मूड है हिमांशु जी, वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के अब जनादेश का मूड है ये तो पता नहीं है, बट जीते हुए नेताओं का मूड साफ दिखाई दे रहा है। और रामविलास शर्मा जी बड़े पते की बात कह रहे हैं। भाई जीते हुए लोगों को भविष्य अब भाजपा के साथ दिख रहा है, भविष्य नरेंद्र मोदी के साथ दिख रहा है, इसलिए वो कदम उठा रहे हैं। और कांग्रेस का नेतृत्व उन्हें प्रभावित नहीं कर रहा है, इसलिए कदम उठा रहे हैं। प्रताप भानु शर्मा जी मेरे साथ हैं। अपने नेतृत्व के इस नकारापन की घोषणा के संदर्भ में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं अपनी ही पार्टी के वर्षों से जुड़े रहे नेताओं के इस हृदय परिवर्तन को? क्या कहते हैं प्रताप भानु जी भविष्य की संभावना को लेकर? अब तो हालत ये हो गई है, कांग्रेस के टिकट पर जीता हुआ व्यक्ति कितने महीने तो छोड़िए कितने दिन कांग्रेस का रहेगा, इस पर भी देश भर में संशय का वातावरण आ गया है। जनता अपना वोट खराब नहीं करती है कांग्रेस को वोट देकर, लोगों को जाना तो भाजपा में ही है, तो फिर वोट ही भाजपा को देते हैं। ये कांग्रेस को वोट देने की जरूरत क्या है? डॉक्टर हिमांशु जी अब भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा बदल गया है जी। अटल जी के जमाने की भारतीय जनता पार्टी नहीं रही, जिसका रामविलास जी ने स्वयं स्वीकार किया है। जी ये मोदी और शाह की है, जो येन केन प्रकार जी कुर्सी पकड़े रहना चाहते हैं, विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। जी। क्या इनको मालूम नहीं है कि एंटी डिफेक्शन बिल 1985 में राजीव गांधी के समय संविधान की धारा बन गया, संविधान का हिस्सा बन गया, और किस तरह से बेशर्मी से चुनी हुई सरकारों को ये गिरा रहे हैं। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, अरुणाचल में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, और गोवा में तो ये दूसरी तीसरी बार ये कर रहे हैं। जिस तरह से रिश्वत देना रिश्वत लेना दोनों जुर्म होते हैं, उसी प्रकार अब हमें एंटी डिफेक्शन बिल में संशोधन करके 6 साल के आप कानून बना दीजिए कि निष्कासित कर दिया जाएगा। आप हाथ के पंजे पर चुनाव हो रहे हो, भाजपा में शामिल होकर फूल का सहारा ले रहे हो। ये स्वार्थ नहीं तो और क्या है, ये बेईमानी सौदेबाजी नहीं तो और क्या है। और इस भ्रष्ट आचरण को आज पूरे भारतवर्ष में पूरे देश देख रहा है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उसका परिपोषण कर रही है, किस तरह से राजनीतिक स्वार्थ के लिए विपक्ष को प्रताप भाई एक मेरा सवाल है, आज आपको गर्व महसूस नहीं हो रहा है? आज आप गौरवान्वित महसूस नहीं कर रहे हैं? अतीत में जो कुछ उदाहरण आपने प्रस्तुत किए थे उस पर चल के भारतीय जनता पार्टी आपसे भी ऊंची इमारत तैयार करके दिखा रही है। इस बात को लेकर आप अभिभूत नहीं है? ये खेल शुरू किसने किया था? इतिहास के पन्नों पर दृष्टि डालिए। आप प्रदेश को लेकर रो रहे हैं, आपने तो देश की सरकार बदलवा दी थी। मोरारजी देसाई की सरकार में फूट डालकर चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में 76 सांसदों का दल बदल किसने कराया था? किसके द्वारा उसको हवा दी गई थी? उसका नाम शायद कांग्रेस पार्टी था। वीपी सिंह की सरकार किसके द्वारा हिला दी गई थी? उस दल बदल की कहानी के संदर्भ में चंद्रशेखर के साथ किसने हाथ मिलाया था? उस कांग्रेस को भूल गए हम? तो आज प्रताप भानु जी आपको नहीं लगता है कि जो नींव आपने रखी थी उस पर एक भव्य इमारत भाजपा निर्मित कर रही है? इस बात को लेकर प्रताप भानु जी आप आभारी नहीं है भाजपा के?
हो, चाहे वो आपका सीबीआई हो, आप देखिए तो देश किस तरफ जा रहा है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोकतंत्र की चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है। प्रताप भानु जी, आपने मेरी बात सुनी नहीं क्या? मेरा जो सवाल था उस सवाल को पहले आप धैर्यपूर्वक सुनिए तो सही। पहले तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात की, अब तो पूरा विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं ये। प्रताप भानु जी, आप मेरा सवाल सुनने की कोशिश करेंगे? जी प्रताप भानु जी, आप कह रहे हैं कुछ? मेरा सवाल सुनना चाहेंगे आप? जी सुनूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि आज आप कितने उत्साहित हैं, कितने मुग्ध हैं, कितने अभिभूत हैं। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखते हैं तो ये दल बदल की कहानी कांग्रेस के द्वारा ही शुरू की गई थी। प्रदेश को लेकर क्या बात करें, आपने तो देश की सरकार बदलवा दी थी। मोरारजी देसाई की सरकार में चौधरी चरण सिंह की बगावत को हवा देने वाला कौन था? कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी। चौधरी चरण सिंह की कहानी के बाद में चंद्रशेखर के माध्यम से वीपी सिंह सरकार को गिराने का काम किसने किया था? कांग्रेस पार्टी। तो आज आप इस बात को लेकर भाजपा के आभारी नहीं है कि जो नींव आपने रखी थी उस नींव पर एक भव्य इमारत भाजपा बना रही है? तो फिर आप इतने परेशान क्यों हैं, इतने हैरान क्यों हैं, आभारी क्यों नहीं होते हैं कि जो रास्ता आपने दिखाया था उसको कुछ और आगे भाजपा बढ़ा दे रही है? हिमांशु साहब, 1985 से रास्ता बदल गया जी। जब एंटी डिफेक्शन बिल हमारे संविधान का हिस्सा हो गया जी। तो वो बात सबको समझ में आना चाहिए जी। और जो ये कहते थे पार्टी विद डिफरेंस जी, उनको इसका चाल चरित्र और चेहरे का आदर करने का कोई मतलब नहीं है। देश के संविधान का आदर करने का उनके चरित्र में नहीं है। जैसे ही सरकार गिरे, चुनी हुई सरकार गिरे, जनता ने जिसको विश्वास दिया है, जिस सिंबल पे वो जीता है, 5 साल के लिए मैंडेट मध्य प्रदेश में सरकार को मिला था। क्या हुआ? भाजपा के 170 से 105 पे विधायक आ गए थे चुन गिरकर, परंतु उनमें इतना नैतिक साहस नहीं था कि वो 5 साल विपक्ष में बैठते। जनता के दिए हुए मैंडेट को सौदेबाजी से, पैसों से, खरीद फरोख्त से हमारे मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी की सरकार को गिरा दिया था। इससे बड़ा उदाहरण हम क्या बताएं? हम तो खुद भुक्तभोगी हैं मध्य प्रदेश में। अरे आप भुक्तभोगी हैं, लेकिन प्रताप भानु जी एक सवाल है, ये भाजपा खरीद लेती है, ये आरोप तो आप लगाते हैं, पर ये कांग्रेस ही इतनी आसानी से बिक क्यों जाते हैं, इसका उत्तर नहीं मिलता। थोड़ा इस पर भी तो दृष्टि दीजिए ना। आपके इतने पुराने कार्यकर्ता, इतने पुराने नेता, अब आज कौन गया है गोवा में भाजपा का हिस्सा बनने? दिगंबर कामत। तो अब इसके बाद में बचा क्या कहने के लिए, करने के लिए? इस पर भी तो कुछ कहिए ना। देखिए साहब, ऐसा है, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो वो उसी तरह के कुछ भी छोटे मोटे टुटपुंजिए प्रयोग करते रहेंगे बदनाम करने के लिए कि लोगों का ध्यान भटके, झूठ बोलेंगे। अभी जैसे रामविलास जी कह रहे थे विवेकानंद जी का स्मारक बना हुआ है, वहां से राहुल गांधी ने आशीर्वाद लेके, परिक्रमा करके, नमन करके अपनी पदयात्रा शुरू करी। पूरे भारत ने देखा, पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नजर नहीं आया। एक उनकी महिला नेता ने खलाखल इसी बात के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रचारित करने के लिए अंधभक्त इतने हैं पूरा भारतवर्ष में कि उसी का रिपीटेशन और रट्टू तोता की तरह वही कहे जा रहे हैं। अरे विवेकानंद स्वामी जी हमारे हिंदू सम्राट थे, भारत के गौरव थे, और अमेरिका में शिकागो में जाकर सबसे पहले भारत की संस्कृति को किसी ने प्रचारित किया था तो वो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था शिकागो में। आप उनके नाम का कम से कम सही जगह तथ्य पे उल्लेख करिए, गलत संदर्भ में झूठ बोल, गलत संदर्भ में क्यों उल्लेख कर रहे हैं? प्रताप भानु जी चाहते हैं आप गोवा पे बात मत करो, बाकी लोगों के विषयों पर बात करो। अब गोवा में जो कुछ हुआ, ये टुटपंजियों के संदर्भ में क्यों बात कर रहे हो? अब दिगंबर कामत टुटपंजी हो गए, हमें आज पता चला। जैसे वो भाजपा का हिस्सा हुए तो वो टुटपंजी की श्रेणी में आ गए। इससे पहले तो उन्हें दिग्गज राजनेता बताया जाता था, मुख्यमंत्री के तौर पर जिन्होंने सेवाएं दी थी, कई जिम्मेदार पदों पर रहे, पर अचानक कांग्रेस छोड़ी और भाजपा का हिस्सा बने। तो प्रताप भानु जी बता रहे टुटपंजियों के संदर्भ में क्या बात कर रहे हो? फिर भी हम बात करेंगे, थोड़ा इस विषय को और गंभीरता के साथ ले जाने की कोशिश करेंगे और इसके लिए देवेंद्र वर्मा जी के पास आएंगे। और देवेंद्र वर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो दल बदल विधेयक की कहानी है वो इस देश में 1967 में तब शुरू होती है जब वाई.बी. चौहान की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, पर उस समिति की रिपोर्ट को कानून का शक्ल लेने में तकरीबन 18 साल लगे, जब
राजीव गांधी की प्रचंड बहुमत की सरकार ने 1985 में दल बदल विधेयक लाया। इसके बाद फिर संशोधन हुआ 2003 में और नए सिरे से दल बदल विधेयक को परिभाषित किया गया, नए स्वरूप में किया गया। आप संसदीय मामलों के मर्मज्ञ हैं, जानना ये चाहता हूं कि जिस बहस, जिस चर्चा, जिस विमर्श के आधार पर दल बदल विधेयक अस्तित्व में आया था, क्या वो मंशाएं पूरी होती आपको दिख रही हैं, या आपको लगता है कि यह विधेयक उन भावनाओं को, उन मान्यताओं को पूरा कर पाने में नाकाम है जो इस लोकतंत्र की बुनियाद में है? किस नजरिए के साथ है देवेंद्र वर्मा जी आप? देखिए, ऐसा है कि 85 के पहले और 85 के बाद में स्थितियां बिल्कुल बदल गई है। 85 के पहले जो हुआ वो आज बहस का विषय नहीं है, लेकिन 85 के बाद में जब पहली बार राजीव गांधी ने एंटी डिफेक्शन लॉ, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक एनेक्सर के तौर पर, एक अनुसूची के तौर पर जोड़ा और उसको लागू किया, उसके बाद में कुछ परेशानियां जरूर आई कि उसका भी लाभ लेके उसमें जो भी रास्ते थे, पीछे के रास्ते थे, उसका उपयोग करते करते भी ये दल बदल की प्रक्रिया चलती रही। लेकिन मेरा ये बहुत स्पष्ट मत है कि 2003 में जब एक संशोधन हुआ, जिस समय जेटली जी लॉ मंत्री, विधि मंत्री थे, जेटली जी के समय पे ये संशोधन बहुत स्पष्ट है। मैंने पिछली बार भी अपनी कई बहसों में बोला है और मैंने इसके ऊपर लिखा भी है जी, लेकिन पता नहीं मुझे समझ में नहीं आता, या शायद ऐसा लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल बहुत ईमानदारी के साथ में इस दल बदल कानून को लागू करना नहीं चाहता। लेकिन मेरा उस दल बदल कानून जो आज अस्तित्व में है, उसके इंटरप्रिटेशन से ये स्पष्ट है कि यदि कोई विधायक या यदि कोई सांसद स्वयं इस्तीफा भी देता है जी, तब भी वो दल बदल कानून की परिधि में आता है, और जब तक वो पुनः निर्वाचित ना हो जाए तब तक उसे कोई भी लाभ का पद या मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा सकता जी। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में जितने भी विधायकों ने, 28 विधायकों ने अपना इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बाद में बिना उनके निर्वाचित हुए उन सबको या तो मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर लिया गया, और जब इसके ऊपर वो हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। यानी कोई भी आज नैतिक रूप से, मॉरली किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहते। वो बस शब्द के उसमें कहीं ना कहीं किसी प्रकार का विवाद हो जाए, हम उसको विलंबित कर दें, हम हर एक मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं। यदि ऐसा चलता रहेगा तो आप लॉ में कितना ही संशोधन क्यों नहीं कर दें। मेरा फिर ये कहना है कि 2003 में जो संशोधन हुए थे, आज भानु प्रताप जी बैठे हुए हैं यहाँ, मेरा उनसे ये अनुरोध है कि 2003 में जो ये संशोधन हुआ था उसकी पूरी बहस को देखें, दल बदल कानून के प्रावधानों को देखें। स्पष्ट लिखा हुआ है, यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से इस्तीफा दे देता है या अथवा है वहां पर जी, अथवा वो किसी अन्य दल, उनकी गतिविधि से ऐसा लगे कि उसने उस दल की सदस्यता छोड़ दी है, तो वो दल बदल कानून के अंतर्गत अयोग्य हो जाता है। लेकिन इसको कोई नहीं देख रहा। पिछली बार भी ये हुआ, क्योंकि ये सब कोर्ट में चले जाते हैं और न्यायालय में, तब तक न्यायालय में चले गए और उसके बाद में वो मामला 6-8 महीने तक होता नहीं है। न्यायालय की भाषा ऐसी रहती है। एक्चुअली ये जो संसदीय परंपराएं हैं, संसदीय परंपराएं या संसदीय मूल्यों का तो कोई आज के समय में कोई स्थान रह नहीं गया है। संसदीय मूल्य क्या होते हैं? हमने ब्रिटेन से ये सारी परंपराएं ली। संसदीय मूल्यों का जितना निर्वहन आज वहां पर 500 वर्षों के बाद में भी होता है, हमारे यहाँ तो ये एक प्रोफेशन हो गया है। एक राजनीति अब एक व्यवसाय का साधन बन गया है, राजनीति एक कमाई का अड्डा बन गया है, और कोई कानून वानून नहीं मानते, चाहे वो कोई भी दल हो। हमारी अपेक्षाएं भाजपा से थी। आप ये बहुत से लोग कहते हैं कि भाई जैसे आपने आरंभ किया कि आपने जो नींव खड़ी करी उसी नींव के ऊपर तो बन रहा है, तो वो नींव तो कमजोर थी और उस नींव को नहीं चाहते थे, और भाजपा या दूसरे दल ये कह के आए कि ये नींव बहुत कमजोर है, हम इसके ऊपर अपना भवन नहीं बनाएंगे, हम अपनी ईमानदारी, शुचिता और क्या क्या शब्द उनके रहते हैं उसके ऊपर हम अपनी इमारत खड़ी करेंगे। लेकिन ये तो उनसे भी गए बीते हो गए। या तो आप कहो मत कि हम शुचिता के साथ में सरकार बनाएंगे जी, या तो आप शुचिता का पालन करने का ढिंढोरा मत पीटो। कांग्रेस ने कभी ढिंढोरा नहीं पीटा, कांग्रेस ने कभी शुचिता का ढिंढोरा नहीं पीटा, और अपना काम जैसा वो करते थे, आप चाहे उसको गलत कहें या सही कहें, अपना करती रही।
लेकिन भाजपा के ऊपर जनमत का विश्वास था। और यही कारण है हिमांशु जी, आप ये देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ केवल एक मोदी की छवि है जिसकी वजह से सरकारें केंद्र में बन रही है, नहीं तो किसी भी राज्य में भाजपा की सरकार बन नहीं रही। ये प्रमुख राज्य जो है मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है, मणिपुर है। आपको क्या कम से कम गिनाएंगे तो 8-10 राज्य ऐसे हो जाएंगे जहां पर भाजपा की सरकार नहीं बनी। लेकिन आप कह रहे हैं ना जनमत का सम्मान नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि जनमत का संहार करके बन रही है भाजपा की जनमत का संहार करके ये सरकारें अस्तित्व में आ रही हैं। लोकतंत्र के संदर्भ में इससे खतरनाक स्थिति क्या हो सकती है जो देवेंद्र वर्मा जी की टिप्पणी है। लेकिन मैं इस चर्चा को थोड़ा और विस्तार देने की कोशिश करता हूं और आना चाहता हूं राजकुमार सिंह जी आपके पास में, और आपसे समझना ये चाहता हूं कि इसके संदर्भ में जनता की वैसी प्रतिक्रिया क्यों नहीं होती है जैसी प्रतिक्रिया अमूमन होनी चाहिए। गोवा में 2017 में चुनाव हुए, सबसे बड़े दल के तौर पर कांग्रेस थी, सरकार भाजपा ने बनाई, यहां तक भी नहीं रहा, बाद में 2 साल बाद ही नौबत ऐसी आई कि कांग्रेस पार्टी के 10 विधायक भाजपा का हिस्सा हो गए। अब फिर से कहानी है, फिर से वही कहानी दोहराई जा रही है। इस कहानी पर बतौर पत्रकार आपकी दृष्टि क्या है, जानने में हमारी दिलचस्पी है। कुल मिलाकर अब चुनाव की कोई अहमियत रह गई है या नहीं रह गई है, ये भी बात जहन में आने लगी है। आपका अनुभवी मन क्या देख पा रहा है? हिमांशु जी, आपने चुनाव की बात कही, आपने जनादेश की बात कही और देवेंद्र वर्मा जी ने संसदीय परंपराओं की बात कही जी। हमें नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी व्यवस्था हो वो उतनी ही अच्छी या बुरी हो सकती है जितना उस पर काबिज लोग। जो ताजा प्रकरण है या इससे पहले के प्रकरण भी 2-4 हम गिन लें, तो 3 चीजें कहना चाहता हूं। 3 सवाल बड़े उठते हैं इससे। एक तो जो पॉलिटिकल करेक्टर है हमारा, मतलब मैं राजनेताओं के चरित्र की बात कर रहा हूं जी। आप एक दल के टिकट पर चुने जाते हैं और 2 महीने में, 4 महीने में या उससे भी कम समय में बिल्कुल विपरीत ध्रुव में जाकर के आप बैठ जाते हैं। यह जनादेश के प्रति उनकी क्या भावना है, कितना सम्मान वो करते हैं, उसका आईना है जी। दूसरा बड़ा सवाल आपने भी कहा, कांग्रेस के प्रबंधन तंत्र पे। कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, 137 वर्ष पुरानी पार्टी जिसने दशकों राज किया, उसको ये पता ही नहीं उसकी पार्टी में क्या चल रहा है, उसके नेताओं के मन में क्या है। जब नेता बगावत करके चला जाता है तब आपको अचानक जागते हैं नींद से, फिर उसकी कमियां गिनाने लगते हैं, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे गुलाम नबी आजाद हो या दिगंबर कामत हो। अगर ये लोग इतने बुरे लोग थे, इतने छुटवैये थे, इतने अविश्वसनीय थे, इतने जनाधारविहीन थे, तो आपकी पार्टी में इतने जिम्मेदार पदों पर क्यों रहे? इन नेताओं के राजनीतिक चरित्र पर, इनकी विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल है, लेकिन आपके प्रबंधन तंत्र, आपके नेतृत्व पर भी सवाल है। तीसरी बात जो आपने भी कही, ये ठीक है कि कांग्रेस ने जो कुछ किया, मैं उसको इस तरह से कहूंगा, कांग्रेस ने जो बोया है वही काट रही है जी। अभी शर्मा जी कह रहे थे कि वो तो 1985 की कहानी भूल जाइए पहले की, जब आपने चौधरी चरण सिंह का जिक्र किया। चंद्रशेखर जी वाला प्रकरण तो 1989 का है। और पीछे और आप बाद में आ जाइए, जो शायद आपको याद नहीं रहा गिनाने का, वो भारतीय संसदीय इतिहास का अनूठा प्रकरण है। उत्तर प्रदेश में एक नई पार्टी बनी, लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी जी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी से टूट के केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। जगदंबिका पाल को, कल्याण सिंह की बहुमत को, सरकार को गिरा के बर्खास्त करके राज्यपाल रमेश भंडारी ने जगदंबिका पाल को मुख्यमंत्री बना दिया। 24 घंटे के मुख्यमंत्री रहे वो जी। ये अनूठा। तो कांग्रेस ये कहे कि हमने कुछ गलत नहीं किया, ये बात सही है कि कांग्रेस ने जितने गलत काम संविधान के साथ, लोकतंत्र के साथ इस देश में किए, किसी ने नहीं किए। लेकिन बात वही आती है, कांग्रेस ने अपने किए का फल भुगता, जनता ने उसको बार बार बाहर का रास्ता दिखाया। इस बार ऐसी दुर्गति हुई कि खड़ी होती नजर नहीं आ रही। और भाजपा को जनादेश क्यों मिला? 1985 में राजीव गांधी को 84 में मिली थी प्रेसिडेंट बहुमत के साथ, स्पष्ट बहुमत। उसके 30 साल बाद 2014 में नरेंद्र मोदी को मिला। क्यों मिला?
क्योंकि भाजपा से लोगों को बदलाव की उम्मीदें थी, व्यवस्था बदलने की उम्मीद थी। आपने नारा दिया था कि राजनीति की चाल भी बदलेंगे, चेहरा भी बदलेंगे, चरित्र भी बदलेंगे। तो सवाल यह है कि आप उस कसौटी पर रहे हैं क्या? और गोवा जैसे प्रकरण तो यह बताते हैं जहां आपको सरकार आपकी बन चुकी है, आपको जरूरत भी नहीं है जी। तो कुल मिलाकर के ये बड़ा सवाल ये है कि आज ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सवाल नहीं है जी। हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को किस रास्ते पर ले जा रहे हैं, क्या नजीर पेश कर रहे हैं, और हम अपना चरित्र क्या बना रहे हैं। तो कई सारे सवाल राजकुमार सिंह जी ने उठा दिए। उत्तर के लिए मेरे पास रामविलास शर्मा जी हैं, पर रामविलास जी का दिक्कत ये रहती है कि उनसे सवाल कुछ भी करो, उन्हें बोलना कुछ और ही होता है जो उन्होंने तय कर रखा है। पर मैं आग्रह करूंगा रामविलास जी, इतने मजे हुए आप राजनीतिज्ञ हैं, थोड़ा मुद्दों पर बात करें, नैतिक मूल्यों पर बात करें, अपनी पार्टी की प्रतिबद्धताओं पर बात करें। अब उम्र के इस मुकाम पर आप पहुंच गए हैं जिसमें सच बोलने से आपको गुरेज नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपकी मर्जी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा विनम्रतापूर्वक कि इस प्रकार के उदाहरण से क्या आपका मन दुखी नहीं होता? आपकी पार्टी ये बताती है कि हमारे लिए राजनीति सत्ता नहीं सेवा का माध्यम है। करना आप सेवा चाहते हैं और सत्ता के लिए कोई प्रकल्प छोड़ते नहीं है। कुछ कहिए ना इस पर रामविलास जी, हम लोग सुनना चाहते हैं। देखिए हिमांशु जी, इतने वरिष्ठ लोग हैं, अनुप प्रताप शर्मा जी का मैं बहुत आदर करता हूँ। अभी देवेंद्र वर्मा जी ने बात में इस बात को तस्वीर कि नरेंद्र मोदी की एक छवि है, उनका एक वोट। रामविलास शर्मा जी से हमारा संपर्क टूट गया है। मैं वापस प्रताप भानु शर्मा जी आपके पास आना चाहूँगा और आपसे जो बात करने वो ये है कि गोवा का वर्तमान घटनाक्रम अप्रत्याशित नहीं है जो देवेंद्र वर्मा जी बोल रहे हैं या हमारे साथ में अभी राजकुमार सिंह जी बोल रहे थे कि कांग्रेस को तब पता चलता है। यह बात तो कांग्रेस पार्टी को चुनाव परिणाम की घोषणा के साथ ही महसूस होने लगी थी कि कुछ उलटफेर हो सकता है। आपने शपथ भी दिलाई थी इन 11 विधायकों को, पार्टी नहीं छोड़ेंगे। उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। जुलाई में कहानी बन भी गई थी, तभी आपने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर माइकल लोबो को हटाया भी था। पर इसके बाद भी आपसे मामला संभला नहीं। क्या कहते हैं अपनी इस नाकामी को लेकर? आपसे अपनी पार्टी नहीं संभलती है और आप चाहते हैं कि ये देश की जनता देश संभालने का दायित्व आपको पुनः दे दे। सवाल गंभीर नहीं है प्रताप भानु जी? ऐसा नहीं है हिमांशु जी, ये बेईमानों की जो सरकार चल रही है दिल्ली में, ये सौदेबाजी से ही विधायकों को खरीद रही है और इसी सौदेबाजी में पद के लालच में ये बह गए, चले गए। अब उसके लिए कौन रोके? इसके लिए तो जो एंटी डिफेक्शन बिल है, इसमें आपको नए टीथ लगाने पड़ेंगे, इसमें नए प्रावधान रखने पड़ेंगे। और यदि केंद्र में सरकार गंभीर है कि ये राजनीतिक भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती है, भ्रष्टाचार के आरोप तो विपक्ष पर लगाती है, दूसरे दलों पर लगाती है, कांग्रेस पर लगाती है, पर मोदी शाह की सरकार गले गले तक भ्रष्ट आचरण में डूबी हुई है। यदि उनकी नीयत साफ है, लोकतंत्र में विश्वास है, तो वो जो एंटी डिफेक्शन बिल है उसमें प्रावधान कर दें, कानूनी संशोधन कर दें, संविधान में संशोधन कर दें कि जो भी डिफेक्शन करके जाएगा, खरीद फरोख्त में जाएगा, 6 साल के लिए उसे डिबार कर दिया जाएगा और वो इस्तीफा देकर ही दूसरे दल में जा सकता है। क्योंकि उसने यदि हाथ के पंजे पर चुनाव लड़ा है तो भाजपा के कमल के फूल पे कैसे जा रहा है? तो प्रताप भानु जी, आपका कहने का आशय यह है कि आप अपने लोगों को तो बिकने से रोक नहीं सकते हैं, तो आप खरीदार से ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वो अपनी खरीदने की क्षमताओं को प्रतिबंधित कर दे। क्या वाकई आपको लगता है यह संभव है? नैतिकता कहां रह गई हिमांशु जी? अरे नैतिकता को छोड़िए, पहले अपनी ताकत के विषय में कुछ कहिए प्रताप भानु जी। मेरा ये सवाल है कि आप कह रहे हैं कि देश की सरकार को ये कानून बनाना चाहिए। मेरा सवाल आपसे फिर से ये है कि आपके पास में स्वयं बूता रहा नहीं कि आप अपने लोगों को बिकने से रोक सकें, तो आप चाहते ये हैं कि खरीदार अपनी खरीदने की क्षमता को प्रतिबंधित कर दे। क्या राजनीति के वर्तमान दौर में ये संभव है?
क्या आपने मान लिया कि अब आपसे कुछ नहीं हो सकता? ना आपसे अपने लोग बचाए जा सकते हैं, ना ही अपनी पार्टी बचाई जा सकती है। हार गए प्रताप भानु शर्मा जी आप। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2-4 लोगों के चले जाने से कोई कांग्रेस की ताकत में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जैसा कि लोग ये कहते थे और समझते हैं आज भी कि कांग्रेस कमजोर हो रही है, नई कांग्रेस खड़ी होगी, नए लोग निकल कर आएंगे। कांग्रेस तो देश की जनता के दिल में है। और जब इस काम के लिए लोगों से जुड़ने के लिए राहुल गांधी पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा निकाल रहे हैं, उसी में विवाद खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के लोग सुबह शाम, उनका आईटी डिपार्टमेंट, उनके अंधभक्त लोग उन्हीं पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। ये कोई शोभा नहीं देता है। राजनीतिक कार्यक्रम है, राजनीतिक पार्टी ने लिया है सब। प्रताप भानु जी, आपको मेरे सवालों से मुश्किल जरूर है, पर उत्तर दीजिए ना। प्रताप भानु जी, थोड़ा सुन भी तो लिया कीजिए। आप बोले कि हम नए लोगों को जोड़ने के लिए निकले हैं। देश देख रहा है, जो आपसे जुड़े हुए थे वो आपसे टूट रहे हैं। यकीन कैसे करेंगे आप कुछ नया जोड़ लेंगे? जो हैं उन्हें तो सहेज नहीं पा रहे, नए जोड़ने की बात कर रहे हैं। प्रताप भानु जी, कहीं शर्मसार नहीं हो रहे आप? शर्मसार तो वो हो जो छोड़ के जा रहे हैं, जो सौदेबाजी में बिक रहे हैं जी। जो ईमानदार है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, निष्ठावान है, वो खड़ा है कांग्रेस के साथ, नेतृत्व के साथ खड़ा है। इस 2-4 लोगों के जाने से कोई फर्क कांग्रेस में पड़ता नहीं है। मेरे साथ देवेंद्र वर्मा जी हैं। देवेंद्र वर्मा जी, ये 2-4 लोग ही छोड़कर जा रहे हैं या आप कुछ और देख पा रहे हैं जो प्रताप भानु शर्मा जी शायद पार्टी मोह में नहीं देख पा रहे, उम्र के चलते नहीं देख पा रहे, या देख तो पा रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे? क्या कहते हैं देवेंद्र जी? देखिए, एक तो राहुल गांधी का एक ये यात्रा का समय, मैं तो इसी से डिफर करता हूं जी। राहुल गांधी की यात्रा का समय ही उपयुक्त नहीं है, क्योंकि आज कांग्रेस के 2 महीने के बाद में नेतृत्व में परिवर्तन होना है, चुनाव होना है। राहुल गांधी जी कह चुके हैं कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। बार बार वो इस यात्रा के दौरान भी कह रहे हैं कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, जो भी अध्यक्ष बनेगा वो अगली पार्टी को संभालेगा। तो ये जो यात्रा है ये तो नए अध्यक्ष के नेतृत्व में होनी थी, ताकि देश में एक जोश आता, लोग बाग जो नए जुड़ते नेता के साथ में। अब ये नेता है नहीं, ये किस हैसियत से यात्रा निकाल रहे हैं ये भी पता नहीं। इनका ये उपाध्यक्ष है और कह रहे हैं कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। और दूसरा उसमें ये भी है कि जब कोई एक सामान्य सिद्धांत है जी, जब कोई व्यक्ति कमजोर, कोई संगठन कमजोर होता है, उसको ऐसा लगता है कि इसमें तो मेरा सेनापति नहीं है जी। जब सेनापति विहीन सेना के सिपाही तो निश्चित तौर पर पीछे के पीछे पलटेंगे ही ना। वो कब तक, वो क्योंकि तो मालूम नहीं है कि सेनापति कहां तक आगे जाएगा, कहां तक नहीं जाएगा और कहां गड्ढे में ले जाके हमको गिरा देगा। तो इससे अच्छा कि पीछे के पीछे यदि कोई पगडंडी मिलती है तो उस पगडंडी से निकल के किसी अच्छे नेता के साथ में, उसके साथ में चले जाएं। तो यही स्थिति आज कांग्रेस की है। जब तक कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं होगी, जब तक कांग्रेस पार्टी अपने नेतृत्व का निर्धारण नहीं कर लेगी, चाहे जो भी हो, किसी को भी नेता होना। बल्कि मैं तो एक बिल्कुल विषय से हटकर, आज के समय पे कांग्रेस का जो नेतृत्व है ये बुजुर्ग व्यक्तियों का नेतृत्व काम नहीं करेगा। आज का कांग्रेस का नेतृत्व अब युवा नेतृत्व होना चाहिए, जुझारू नेतृत्व होना चाहिए, लड़ाकू नेतृत्व होना चाहिए, क्योंकि लड़ाकू की ही छवि होती है। मोदी जी अचानक पॉपुलर क्यों हुए? क्योंकि गुजरात में उन्होंने 14 वर्षों तक केंद्र सरकार और सबसे खूब लड़ाई लड़ी, उनके खिलाफ दुनिया भर के केसेस हुए, तो एक उनकी छवि एक लड़ाकू हुई। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल क्यों 67 लोगों को चुना के जिता के ले आ पाए? क्योंकि उन्होंने एक लड़ाई लड़ी कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर। तो आज की जनता या किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता अपने सेनापति, जिसकी जुझारू छवि हो, ऐसा नेतृत्व चाहिए होता है, तब वो उसको फॉलो करते हैं। अब कांग्रेस में ऐसा है नहीं। कांग्रेस में कोई अध्यक्ष का अभी अता पता नहीं है। सब कार्यवाह पिछले 2-3 वर्षों से यही चल रहा है। राहुल गांधी अभी यात्रा निकाल रहे हैं, यात्रा के बाद में कौन नेतृत्व करेगा ये भी पता नहीं है। और इसलिए ऐसी भ्रम की स्थिति में तो निश्चित तौर पर जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो इस दल को छोड़ेंगे, और जहां उनको ऐसा लगता है कि कहीं मजबूत है, जहां उनको उनका भविष्य भी दिखता है थोड़ा, कि कुछ नहीं मिलेगा तो कम से कम रूलिंग पार्टी में तो रहेंगे, तो वहां पर ही थोड़ा बहुत कुछ मिल जाएगा। क्योंकि ये तो 70 साल की 65 साल की कांग्रेस है, इनका तो पूरा चाल चरित्र ही अलग है। इनको तो ये व्यवसाय समझते हैं राजनीति को। तो
कम से कम कुछ व्यवसाय की तो तो कुल रक्षा। मिला के भ्रमित नेतृत्व के साथ कांग्रेस है, तो ऐसी कांग्रेस में कोई अपना भविष्य देखेगा कैसे? देवेंद्र वर्मा जी इस निष्कर्ष के साथ में है। मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा रामविलास शर्मा जी के बाद। रामविलास जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। तो रामविलास जी, जानना यह है कि आपका भरोसा देश की जनता के प्रति पूरा है नहीं क्या, जो जनादेश को पलटने के लिए, विधायकों को पलटने के काम में आप इतने महारत साबित कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी पे भरोसा नहीं है, पार्टी की नीति पे भरोसा नहीं है, सत्ता के संदर्भ में चाह बहुत ज्यादा है, इसलिए सेवा के संदर्भ में अब दावा करना भी ठीक नहीं है। कुल मिला के है क्या आपकी पार्टी में? देखिए हिमांशु जी, आपने खुद ही ये बात को दोहराया है कि मैं आदरणीय भानु प्रताप शर्मा जी की बात से सहमत इसलिए नहीं हूं कि वो अब कांग्रेस को बीजेपी चलाए, ये तो हिमांशु जी संभव नहीं है जी। हम 2 मेंबर पार्लियामेंट थे, राजीव गांधी हमारा मजाक किया करते थे और कहते थे 1 या 2 बस, ये फैमिली प्लानिंग का फार्मूला हमको समझाया करते थे जी। और देवेंद्र वर्मा जी ने ठीक कहा, राजकुमार सिंह जी ने ठीक कहा, ये एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना किया था और अब इटली के भाणजे के हाथों इसका समापन हो रहा है। आप हिंदुस्तान के इतिहास को जानते नहीं हैं। ये जो जब चिराग बुझता है तो अंतिम समय में बहुत उसकी जो लो है वो तेज होती है। इनके पास नेता नहीं है, नीति नहीं है। अब 23 जी जो है हिमांशु जी, गुलाम नबी आजाद छुटवैया थे, आनंद शर्मा छुटवैया थे, कपिल सिब्बल छुटवैया थे, दिगंबर कामत छुटवैया थे। तो छुटवैया तो ये जो है, अब मैं उस शब्द को बोलना नहीं चाहता, अपनी मर्यादा से मैं बाहर नहीं जाना चाहता। इस समय देश आगे बढ़ रहा है। अब समरकंद में नरेंद्र मोदी को सारे लोग सुनने लगे हैं। रामविलास जी, मैं सिर्फ एक सिद्धांत की बात आपसे करना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि एक शख्स चुनाव में एक चुनाव चिन्ह के साथ खड़ा होता है, एक पार्टी के आधार पर खड़ा होता है, जनता का मत प्राप्त करता है और उसके आधार पर सदन में पहुंचने की पात्रता हासिल करता है। क्या आप राजनीति में इस शुचिता के पक्षधर नहीं है कि अगर आप दल परिवर्तन कर रहे हैं तो आपको वापस जनता के बीच जाना चाहिए और वहां से जनमत हासिल करके ही सदन में फिर प्रवेश करना चाहिए? 1/3 से 2/3 के स्थान पर अब क्या आप इस कानून की हिमायत नहीं करते हैं, या आपको नहीं लगता है कि राजनीति में शुचिता का नया मापदंड भाजपा को स्थापित करना चाहिए और उसके तहत कानून ये आ जाना चाहिए कि अगर आप दल परिवर्तन करते हैं तो आपको नए सिरे से जनादेश प्राप्त करना होगा? क्या कहते हैं रामविलास जी? हिमांशु जी, मैं आपने जो अभी फरमाया कि लोगों में इसके प्रति जो प्रतिक्रिया तीखी होनी चाहिए वो तीखी प्रतिक्रिया नहीं हो रही, ये तो है प्रैक्टिकल बात जी। सिद्धांत के तौर पर ये दल बदल कानून 1985 में 2003 में हुआ जी। पर राजनीतिक दल, मैंने जो शुरू में निवेदन किया कि जो लोग राजनीति में रहना चाहते हैं, ज्योतिरादित्य छुटवैया था, गुलाम नबी आजाद छुटवैया था, मैं आपको जो प्रैक्टिकल बात पीढ़ी दर पीढ़ी का जो अंतर आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जो छवि कांग्रेस की आजादी की लड़ाई में थी, महात्मा गांधी की सरपरस्ती में थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए थी, इंदिरा गांधी ने संजीव रेड्डी के और वीवी गिरी को राष्ट्रपति, जो दल बदल के आपने काफी उल्लेख किया चौधरी चरण सिंह का जी। तो कुल मिलाकर रामविलास जी सारी कहानी कहना चाहते हैं पर नए सिरे पर बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैं इस बात को विस्तार देना चाहता हूं और राजकुमार सिंह जी, आपसे बात करते हुए इस बात को समझना चाहता हूं, क्या देश में ये अनुकूल समय नहीं आ गया है कि इस पर बाकायदा बहस होनी चाहिए और दल बदल के संदर्भ में सीधी बात ये होनी चाहिए कि जनता ने एक दल पर भरोसा किया और उसके तहत आपको चुना। अगर आप दल बदल रहे हैं तो जनता के नज़रिए को नए सिरे से जानने की जरूरत होनी चाहिए
और सदन में बैठने की पात्रता तभी होनी चाहिए जब वह जनादेश फिर हासिल कर सके। क्या कहते हैं राजकुमार जी? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ पंसू जी। जी। अगर हमारी नीयत ये है कि हमें राजनीति में स्वच्छता, नैतिक मूल्य और जवाबदेही जिम्मेदारी स्थापित करनी है जी, तो आपको कहीं ना कहीं एक लकीर खींचनी पड़ेगी जी, और वो लकीर यही हो सकती है कि किंतु परंतु के सारे रास्ते बंद करके क्लियर कट व्यवस्था हो। आप जिस पार्टी के टिकट पर चुने गए हैं या तो उसके सदस्य रहेंगे या आप इस्तीफा देकर के बाहर जाइए, दोबारा चुन के आइए। बल्कि मेरा सुझाव इसमें एक बात और भी है कि अगले 5 साल तक ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने पर भी रोक होनी चाहिए। उनमें इतना विवेक होना चाहिए कि वो किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। देवेंद्र वर्मा जी सही कह रहे थे, आज कांग्रेस का बड़ा संकट यह है कि नेतृत्व पर अविश्वास है जी। देखिए, आप 2 विधायक खरीद सकते हैं, 4 विधायक खरीद सकते हैं, लेकिन अगर किसी दल में से 2/3 या 3/4 जा रहे हैं तो खरीद फरोख्त भर का मामला नहीं है जी। कहीं ना कहीं उनमें अपने भविष्य के प्रति आशंका भी है, अविश्वास भी है। चुनाव लड़े कांग्रेस के टिकट पे, कांग्रेस ने टिकट दिया जी। और उस समय कांग्रेस फाइट में थी, माना जा रहा था। आपको भी याद होगा चर्चा में हम लोगों ने बात की थी कि जिन राज्यों में कांग्रेस की कोई संभावना नजर आ रही है, गोवा भी है जी। सरकार नहीं बनी तो 5 साल क्या करेंगे? नेतृत्व की दशा वो देख रहे हैं। इसके बावजूद कांग्रेस को अपने नेतृत्व के बारे में, अपनी रीति नीति के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अगर हम दल बदल पर ईमानदारी से अंकुश लगाना चाहते हैं, उसका तरीका यही है कि सारे रास्ते बंद करिए। आपको दल पसंद नहीं है, नेतृत्व पसंद नहीं है, आपका हृदय परिवर्तन हो गया है, आपको देश हित में दल परिवर्तन जरूरी लगता है, इस्तीफा दीजिए, दोबारा चुनिए और चढ़ के आ जाइए। राजकुमार जी, 2 अलग अलग बातें हैं। एक देश की सियासत में शुचिता के संदर्भ में, जिसमें दल बदल पर रोक के संदर्भ में स्पष्ट तौर पर होना ये चाहिए कि अगर आप दल बदलेंगे तो आपको जनता के बीच दोबारा जाना चाहिए। संख्या 2/3, 3/4 का मसला नहीं है। जनता ने चुना था टिकट चुनाव चिन्ह के आधार पर, उस चुनाव चिन्ह का सम्मान रहना चाहिए। ये तो एक बात हुई। पर दूसरी बात भी उतनी महत्वपूर्ण है हमारी चर्चा में, क्योंकि भारत जोड़ो या कांग्रेस तोड़ो, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। जिस बिंदु पर देवेंद्र वर्मा जी ने बोला, उस पर आपसे भी टिप्पणी अपेक्षित है। राहुल गांधी भारत जोड़ो अभियान पर किस हैसियत के साथ है, ये सवाल लोगों के बीच में है। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि मैं भारत जोड़ो यात्रा का भी नेतृत्व नहीं कर रहा। पर पूरी मीडिया में खबरें क्या है, कांग्रेस के लोग मीडिया में बोल क्या रहे हैं? राहुल गांधी 3500 किलोमीटर की पद यात्रा पर है, उसके साथ जो 118 यात्री, उनमें से किसका नाम किसको याद है? तो राहुल गांधी जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहते और बाकी सब कुछ लेना चाहते हैं, इस पर कोई टिप्पणी कीजिए ना। वो अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, लेकिन पार्टी के फैसले वही कर रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी चेहरा होंगे वही बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में क्या होगा राहुल गांधी बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में क्या होगा राहुल गांधी बता रहे हैं। अध्यक्ष रहेंगे नहीं, पर फैसले हम ही लेंगे। क्या ये कांग्रेस के लिए बड़ी उलझन का विषय नहीं है? और जब तक ये उलझन रहेगी, भारत जोड़ो यात्रा जितनी भी कर लें, कांग्रेस नहीं जुड़ पाएगी। इसके संदर्भ में कुछ कहेंगे? मानसू जी, 2 चीजें हैं जी। आपने बिल्कुल सही कहा। राहुल गांधी की समस्या ये है कि वे बिना जिम्मेदारी, बिना जवाबदेही के तमाम अधिकार अपनी जेब में रखना चाहते हैं। कांग्रेस 2019 में हारी जी लोकसभा चुनाव जी। राहुल गांधी 2017 में अध्यक्ष बने थे जी। उनके अध्यक्ष काल में 3 राज्यों में कांग्रेस जीती भी जी। लेकिन एक हार के बाद उनको लगा कि मैं जवाबदेही से बचने के लिए मैं इस्तीफा दे देता हूं जी। इस्तीफा दिया। उसके बाद आपने चरणजीत चन्नी का उदाहरण दिया, कैप्टन अमरिंदर को हटाना, नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाना, जाखड़ की जगह अमरिंदर की जगह चरणजीत सिंह चन्नी को बनाना, ज्योतिरादित्य सिंधिया का चले जाना। उस पूरे घटनाक्रम में राहुल गांधी सक्रिय दिखे, राजस्थान के संकट में सक्रिय दिखे। सारे फैसले राहुल गांधी कर रहे हैं या उनकी टीम कर रही है और उनके पास कोई औपचारिक पद या भूमिका कांग्रेस में नहीं है। जिस पदयात्रा की हम लोग बात कर रहे हैं वो राहुल गांधी की पदयात्रा कही जा रही है, कांग्रेस की भारत जोड़ो पदयात्रा नहीं है, वो जी कांग्रेस की ही पदयात्रा है। सबसे पहले राहुल गांधी को तय करना पड़ेगा कि कोई जिम्मेदारी, जवाबदेही की भूमिका निभाना चाहते हैं। और ये सवाल इसलिए उठ रहा है, अगर आपको याद होगा मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल में सवाल उठा था कि भविष्य के लिए राहुल गांधी को अगर तैयार करना है तो उनको कम से कम एक मंत्री के तौर पर सरकार में शामिल होना चाहिए। और एचआरडी का विभाग भी सुझाया गया था ताकि उनको प्रशासन का अनुभव हो, एक एक्सपोजर मिले। वो फिर पीछे पलायन कर गए। तो राहुल गांधी जिम्मेदारी से बचते हैं।
और संकट ये है, फिर वही परिवारवाद की बात आती है कि श्रीमती सोनिया गांधी जो पिछले 3 साल से संकट काल में भी अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी निभा रही हैं, वो शायद पुत्र मोह से अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रही, परिवार से बाहर देखना नहीं चाहते, राहुल गांधी में क्षमता नहीं है, ऐसा बार बार का घटनाक्रम हमको बता रहा है। तो कांग्रेस का संकट आंतरिक है, उससे उसको बनना पड़ेगा, लेकिन लोकतंत्र का संकट सबका संकट है और आज भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए लोकतांत्रिक संकट का समाधान खोजने की जिम्मेदारी भाजपा की बनती है। लोकतांत्रिक संकट का समाधान खोजने की जिम्मेदारी भाजपा की बनती है, पर लोकतांत्रिक की जो खतरा है वो तो भाजपा के हिस्से में ही आ रहा है कि भाजपा इस प्रकार का काम कर रही है, तो भाजपा से उम्मीद कैसे करें। लेकिन कांग्रेस जो हर मामले में भाजपा को दोषी करार दे रही है, वो अपनी जिम्मेदारी के संदर्भ में क्या कहेगी। तो आखिरी टिप्पणी के लिए मैं प्रताप भानु जी वापस आपके पास आ रहा हूं और आपसे जानना चाहता हूं, एक जिम्मेदारी उठाने को हमेशा नकारने वाले शख्स के भरोसे पर आप भविष्य देख कैसे ले रहे हैं, इस पर थोड़ा दृष्टि दीजिए प्रताप भानु जी। आखिरी टिप्पणी आपकी, क्या वाकई कांग्रेस जुड़ी रह जाएगी? डॉक्टर हिमांशु जी, ये राहुल गांधी जी के बारे में जो राजकुमार जी ने टिप्पणी करी और जो आप मुझसे जानना चाहते हैं, एक बात सुन लीजिए जी। यदि मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी तो राहुल गांधी के नेतृत्व में, जब वो कांग्रेस अध्यक्ष है तब बनी थी जी। आपके छत्तीसगढ़ में बनी थी, राजस्थान में बनी थी जी, गोवा में बनी थी, गोवा में दल बदल करके वो दूसरी सरकार खरीद फरोख्त में बन गई, मणिपुर में बनी थी, और जब केंद्र सरकार का चुनाव हुआ उसमें नहीं बन पाई तो उस व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी मानकर इस्तीफा दे दिया जी। इससे ज्यादा जिम्मेदारी पूर्ण बात और क्या हो सकती है जी। और जिन राज्यों में उनके नेतृत्व में चुनाव हुए और सरकारें बनी, भारतीय जनता पार्टी उनको एक एक करके गिराने में लग गई जी। कितना नैतिकता उसमें आप कहेंगे? अरे नैतिकता तो हमारे नेता राहुल गांधी में है, बच नहीं रहे, वो फ्रंट से आगे लीड कर रहे हैं। आज यदि भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है, राजीव गांधी के नेतृत्व में चल रही है, संसद में भी उनने मुद्दे उठाए, महंगाई के खिलाफ उठाए, बेरोजगारी के खिलाफ उठाए, कोरोना काल में भी किसी विपक्ष के नेता की आवाज सुनी जाती थी, बगैर डरे निडर होकर राहुल गांधी की सुनते थे। आप नुक्स कितने निकालते रहिए। अरे हम नुक्स नहीं निकाल रहे प्रताप भानु जी, हम तो आप लोगों की दीनता पर देख रहे हैं। आज तब से चिल्ला रहे हैं राहुल गांधी अध्यक्ष बने, अध्यक्ष बने, अध्यक्ष बने। आपका नेता है कि सुनता ही नहीं, अब हमारे पे बरस रहे हैं। अपने नेता को तो मना नहीं पाते हैं, चाहते हैं देश आपकी बात मान ले। देश मानेगा हिमांशु जी? देखो तो आप अरे आपका नेता आपकी बात नहीं मानता, देश कहां से मानेगा? यही तो सवाल है। कांग्रेसियों की बात सुनने के लिए राहुल गांधी तैयार नहीं है, देश राहुल गांधी की बात कैसे मान लेगा? बताओ ना प्रताप भानु जी। जी भाई वो कांग्रेसियों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप जैसा अनुभवी राजनीतिज्ञ जो उम्र के इस मुकाम पर पहुंचा हुआ है, कितनी बार बोल चुका, राहुल गांधी जी आप अध्यक्ष बन जाइए, अशोक गहलोत जी राहुल जी अध्यक्ष बन जाइए, भूपेश बघेल जी राहुल जी अध्यक्ष बन जाइए। कितने लोग बार बार कह रहे हैं, राहुल जी ये मानते नहीं। तो आपकी इतनी बुरी हालत में देखता हूं और फिर भी आप कह रहे हैं नहीं नहीं सब बदल जाएगा। आप अपने नेता को तो मना नहीं पाते, देश को बनाने चले हैं, कैसे मानेगा देश? राहुल गांधी नहीं मान रहे हैं तो आप उसी को इश्यू बना रहे हैं। अब यदि राहुल गांधी ने यह तय कर लिया है कि गांधी परिवार के बाहर जाकर अध्यक्ष बनाइए, तो हम भी प्रदेश प्रतिनिधि, प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर हैं मणिपुर के। अब निर्वाचन प्रक्रिया हमारी शुरू हो गई है, हम काम करेंगे जिससे भी जो। अच्छा एक बात बताइए प्रताप भानु जी, आखिरी सवाल है। आपने स्वयं कहा राहुल गांधी कह चुके हैं गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष बनाइए। आप इतने अनुभवी कांग्रेसी होते हुए अपने नेता की बात नहीं मानते हैं, बाकी देश राहुल गांधी की बात कैसे मानेगा? बस इस पर टिप्पणी कर दीजिए, हम कार्यक्रम यहीं पे खत्म करेंगे। देश देखिए हिमांशु जी, बाकी देश तो हमेशा राहुल गांधी देश के एक चहेते परिवार के और फ्रीडम फाइटर फैमिली के ऐसे व्यक्ति हैं जो ईमानदार व्यक्तित्व और बड़ी कड़ी मेहनत और सुदृढ़ता से अपनी विचार संसद में और संसद के बाहर रखते हैं। आज नहीं तो कल देश उनके साथ पूरा खड़ा होगा, नौजवान उनके साथ आज खड़ा है। अरे प्रताप भानु जी मुद्दे पर रही है, बहकाइए मत। मेरा सवाल यह था कि आप जैसे अनुभवी राजनेता भी राहुल गांधी की बात मानने को तैयार नहीं है, आप जैसे हजारों कार्यकर्ता भी राहुल गांधी की बात मानने को तैयार नहीं है। वो व्यक्ति लगातार कह रहा है मुझे अध्यक्ष नहीं बनना, फिर भी आप मानते नहीं, नहीं नहीं आप ही अध्यक्ष बनो। तो जब आप अपने नेता की बात मानने के लिए तैयार नहीं है
तो बाकी देश आपके नेता की बात कैसे मान लेगा? आपके सामने आ जाएंगे 1 महीने के अंदर, आप देख लेंगे कि सब डेलीगेट किसको चुनते हैं, कौन सामने आता है। तो प्रताप भानु जी के बाद मेरे सवाल का उत्तर नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर हम बातचीत को मर पे पहुंचाएं तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि कांग्रेस का कमजोर नेतृत्व कुल मिलाकर इस दल बदल को रोक पाने में नाकाम रहता है। पर यह दल बदल कांग्रेस को भले ही कमजोर करता है, पर इस देश के लोकतंत्र को भी कमजोर करता है। भारतीय जनता पार्टी जो देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आचरण से, अपनी नीतियों से, अपने क्रियाकलापों से मिसाल बने, जिसमें महसूस करे देश कि लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। हो सकता है इन कदमों से भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती हो, पर देश में लोकतंत्र मजबूत हो रहा हो ऐसा बोध नहीं होता। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल, एक राष्ट्र को सर्वोपरि मानने वाले राजनीतिक दल से अपेक्षा है कि वो ऐसे आचरण के साथ आगे बढ़ेगी जिसमें देश और देश की लोकतंत्र के संदर्भ में प्रतिबद्धता मजबूत हो। क्या भाजपा से अब सफलता के इस शिखर पर हम ऐसी उम्मीद रख सकते हैं, और क्या भाजपा इस उम्मीद को पूरा कर सकती है, जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। जहाँ तक बात रही देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की, तो कांग्रेस अंतर्द्वंद से गुजर रही है। पहले वह अपने नेतृत्व के संकट का हल खोजे, और उस हल को खोज लेगी तो शायद देश और पार्टी के संदर्भ में जो समस्याएं हैं उनका हल भी खोज पाएगी। क्या कांग्रेस ऐसा कर पाएगी? इसके लिए भी हम इंतजार करेंगे। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। हमारी पंक्तियां कहती हैं, हर घट से अपनी प्यास बुझा मत ओ प्यासे, हर घट से अपनी प्यास बुझा मत ओ प्यासे, प्याला बदले तो मधु ही विष बन जाता है। गोपाल दास नीरज कमाल के कवि हुए, क्या कमाल की बात उन्होंने कही। पर ये दल बदल करने वाले विधायकों या सांसदों को ये बात समझ ही नहीं आती। पता नहीं जिसे आज वो अमृत समझकर प्याले बदल रहे हैं, कब वह विष में तब्दील हो जाए। उनके संदर्भ में नहीं, पर देश के संदर्भ में तो निश्चित ही विचार कीजिए। और इसके साथ मुझे याद दीजिए, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा प्रणाम।